स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ा था। वो वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है वहीं पर। उसकी वेटेज ज्यादा नहीं है, 2 to 5 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आता है। वो मैंने आपको थ्योरम कराई थी एक्सिस वाली, वो इम्पोर्टेंट है उसमें। उसके बाद आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेटेज भी इसकी अच्छी है, वेटेज भी अच्छी है इसकी। 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, मीन्स 5 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आगे इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो लार्ज क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें मेनली एक्सप्रेशन है इस चैप्टर में, अलग अलग किसी भी एक, ठीक है, ग्रेविटेशन के लिए या अलग अलग जो भी आपको मैं बताऊंगी, सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटीज वगैरह, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारे स्पेस में और हमारे डेली बेसिस पे यूज होते हैं। जैसे ना हम डेली अपनी साइंस एंड टेक की न्यूज पढ़ते हैं कि किसी ने भी, इसरो ने आज एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, वहां पे वो सैटेलाइट गार्बेज बन गया है। ठीक है, वहां पे उसने इतना दिखाया है, मार्स के फोटोज आई हैं, ये आई हैं। तो सारा जो स्पेस से रिलेटेड ग्रेविटेशन है, अर्थ से रिलेटेड, तो ये वाला कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, हम अलग अलग की सैटेलाइट लॉन्च कैसे होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत ज्यादा नॉलेज का, ठीक है, एक्सप्रेशन है इसमें ऐसे। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज वाला चैप्टर है ये, और वेटेज भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, सबसे पहले ग्रेविटेशन, ठीक है, चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर है ही क्या। ठीक है, ये ग्रेविटेशन है क्या आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन होता क्या है। अब आपने शुरुआत में अपनी प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेविटेशन दिस, ग्रेविटेशन दिस। ठीक है, तो ग्रेविटेशन सिंपली एक फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया था, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आया था जब हमारे न्यूटन सर थे, वो क्या एक पेड़ के नीचे जब लेटे हुए थे, एप्पल का पेड़ था। ठीक है, तब एप्पल नीचे आता है तो उन्हें देख के उन्हें ये हुआ कि एप्पल नीचे ही क्यों आया। ठीक है, अर्थ के टुवार्ड्स ही क्यों आया, अर्थ से अवे क्यों नहीं गया, सरफेस पे ही क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आप ये छोटी क्लासेस से अपना पढ़ते आ रहे हैं कि आपने कैसे कैसे किया था। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट होता है ग्रेविटेशन। तो सबसे ज्यादा अब होते बेटा उसके बाद जो अर्थ की तरफ आया। ठीक है, अर्थ ने उस एप्पल पे जो फोर्स लगाया था, ठीक है, अर्थ ने किस पे फोर्स लगाया था, ऐसे होता है एप्पल, एप्पल पे फोर्स लगाया था अर्थ ने। ठीक है, से ये नीचे हमारा अर्थ सरफेस था ऐसे। ठीक है, तो एप्पल ऐसे नीचे आया था, तो जिस फोर्स से ये नीचे आ रहा था बेटा, जिस फोर्स से ये नीचे आ रहा था, या मैं कहूँ कि जिस फोर्स से अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही थी, ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही थी, वो फोर्स क्या होता है, दैट फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। वो क्या होता है, ग्रेविटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेटा वैसे होती है नॉर्मल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं इस वैल्यूज को। ठीक है, तो ग्रेविटेशन आप समझ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज होता है, और जो मेरा ग्रेविटी होता है वो अर्थ और किसी अनदर बॉडी के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो हम हैं, ठीक है, अब हम छत से गिर गए तो हम कहाँ पे आएंगे, अर्थ पे। तो अर्थ पे हम जिस फोर्स के साथ आएंगे, या अर्थ जिस फोर्स से हमें खींचेगी अपनी तरफ, वो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी। ठीक है, वो फोर्स होगा ग्रेविटी। और जो ग्रेविटेशन इसका ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो अर्थ के अलावा अगर स्पेस में हम जाएं, कोई भी जो मेटेरॉइड्स और मेटेओर्स होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, जिस तरफ से आते हैं पार्टिकल, जैसे मेटेओर्स भी आते हैं हमारी धरती पे, तो वो क्या होता है, दो जब अनदर बॉडी के बीच में जब फोर्स लगता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन। ठीक है, और अर्थ और हमारी कोई अलग एक बॉडी के बीच में जब फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ग्रेविटी। इसी से एक न्यू टर्म आती है, वो भी हम कई आपने जैसे लास्ट लेक्चर्स कराए हैं, उसमें मैं लिखती थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मैं क्या ले लेती थी कि ए अगर ऊपर जा रहा है तो ए होगा -g, और ए अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ए क्या होता था, g। मैंने न्यूमेरिकल्स में से यूज कराया था। ठीक है, अभी ये
कंसेप्ट आता है बेटा यहाँ पे कि हम ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली वो एक्सेलरेशन होता है जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा? ma। तो जब जिस फोर्स से वो हमारी तरफ आती है वो होता है ग्रेविटी, और जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है इस फोर्स को, ठीक है, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है इस ग्रेविटी वाले फोर्स को, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी जी की ही तरह होती है, ए की वैल्यू भी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें कैसे डिफाइन करूंगी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body due to earth attraction is called acceleration due to gravity। ठीक है, the acceleration produced by a body due to earth attraction is called acceleration due to gravity। ठीक है, तो जो ये फोर्स होता है इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के द्वारा वो क्या होता है? मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसकी वैल्यूज भी क्या होते हैं? ए इज इक्वल्स टू जी। अब ये प्लस जी होगा तब हमारी बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी, और अगर मेरी बॉडी अपवर्ड जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ जी। ये मेरा न्यूमेरिकल्स में मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये यूज किया है। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक्स डेफिनेशन थी। इसके बाद सबसे आता है बेटा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मैं एक एक टॉपिक कराती जाऊंगी, आप ये मानिए कि मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हर एक एक्सप्रेशन जो भी मैं कराऊंगी, जो भी एक टॉपिक होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होता है, ग्रेविटेशन फोर्स, या हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको अगर पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो आप सेम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, ठीक है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन भी होता है। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, या मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ भी बोल दूं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछा गया। एक्चुअल में ग्रेविटेशन का जो लॉ होता है वो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए वो यही होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है बेटा? जैसे ये कोई भी दो बॉडीज है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस सेपरेटेड है वो आर है। ठीक है, और जो ये बॉडी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये बॉडी इस बॉडी पे फोर्स लगाएगी, सेकंड बॉडी किस पे लगा रही है फोर्स? फर्स्ट बॉडी पे। क्या होगा? F21। ये फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी इस तरफ, वो क्या होगा? F12। ठीक है, ये जो फोर्स लगा रही है ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि जो ये बॉडीज हैं, ठीक है, ये आपस में फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये लॉ कहता क्या है? ठीक है, इनके मासेस m1 है एंड m2 है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, और फोर्स लगा रही है F12 एंड F21। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो मेरा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी? ये लॉ मुझे कहता है कि जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्सेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट दिस। ठीक है, जो डिस्टेंस इन्हें डिफर करती है एक दूसरी डिस्टेंस, जो दूर दूर करती है एक दूसरे को, उस डिस्टेंस के क्या होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं कैसे डिफाइन करूंगी इसे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन according to this law, gravitation force of attraction between
between two bodies is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between two bodies। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। जब मेरे प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 और फोर्सेस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, ये हुआ मेरा। अब इसके बाद अगर मैं मर्ज करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, अगर मैं एक साथ मर्ज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाती हूँ तो एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर मैं लगाऊं तो लगता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। जो ये यहाँ पे G होता है, ये इक्वेशन है थर्ड, जो ये यहाँ पे G होता है ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, इसकी जो ये होती है, ये क्या होती है, G की हमारी वैल्यू होती है। ये कैसे आई है, अब देखो अगर मैं G को ऐसे रखूं, फोर्स R को मैं लेके जाऊं R स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल्स टू G। ठीक है, तो देखो मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी, मैं इसे डिफाइन करूंगी अगर देखो मेरी डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज हो जाती है 1 मीटर, 1 मीटर मेरी डिस्टेंस होती है और मेरा मास हो जाए दोनों बॉडीज का 1 kg। अगर m1 और m2 में दोनों बॉडीज वेट वाली ले लेती हूँ 1 kg वाली और डिस्टेंस करती हूँ उनके बीच में 1 मीटर, तो जो मेरा G होता है वो क्या आ जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज G इज इक्वल्स टू F। ठीक है, तो मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी, इसकी ये वाली वैल्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी हम जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो पूछ लेते हैं एकदम से कि G की वैल्यू क्या होती है, तो आप 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है ये याद करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जैसे पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर लिख देंगे या कुछ भी न्यूटन मीटर kg स्क्वायर लिख देंगे, तो आप याद रखिए कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कैसे होगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, R क्या होती है मीटर, तो ये R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या M और M, तो ये क्या हो जाएगा डबल kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये डिवीजन में है तो क्या आ जाएगा पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी, G मेरा F हुआ तो इसका डेफिनेशन क्या दूंगी मैं, हैंस the gravitational constant is defined as the force of attraction between two bodies each of mass 1 kg separated by a distance of 1 मीटर। ठीक है, तो मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप पहले आप करेंगे कि फोर्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेटेड डिस्टेंस के। ठीक है, उसके बाद हम ये वैल्यूज करेंगे और सेम ये कंसेप्ट आके यहाँ ये खत्म हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके बाद इसके हम एक वेक्टर फॉर्म भी लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही 1 मार्क का एक अटैच हो जाता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब मेरा F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड इज F12, ठीक है। फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड इज Gm1 m2 r², और यूनिट वेक्टर ऑफ r। ऐसे ही फोर्स ऑफ सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, F21 क्या हो जाएगा, Gm1 m2 r², और ये क्या हो जाएगा, ये है r12 और ये है r21, ठीक है। अब देखो मेरी डिस्टेंस क्या है, पहले जा रही है मेरी ऐसे फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पे, देन मेरी डिस्टेंस आ रही है ऐसे, तो मेरी r12 क्या है, सिंपली माइनस ऑफ r21, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे r12 पुट करूं तो r21 क्या हो जाएगी मेरी, माइनस ऑफ r12, दैट मीन्स F21 विल बी Gm1 m2 बाय r², r12, और ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन। अब ये देखो ये कौन सा है मेरी, ये वैल्यू किस चीज की है, F12 की, तो यहाँ से F12 माइनस ऑफ F21, ठीक है। और ये जब मेरा फोर्स क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट, तो ये कौन सा लॉ प्रूव हो जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये भी साथ में पूछ लेते हैं कि प्रूव कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो एप्लीकेबल होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए, ठीक है, कि वो सेटिस्फाई करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी। तो आप ऐसे कर देंगे, वेक्टर फॉर्म भी हो जाती है इसकी, या तो ये पूछेंगे कि वेक्टर फॉर्म कीजिए ग्रेविटेशनल लॉ की, या फिर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से सारे एक्सप्रेशन आते हैं। अब आप इस पे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर acceleration due to gravity और relation between G and G, ये क्या है, ये है ग्रेविटी, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे या रिलेशन पूछे मेरे स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ये है मेरी अर्थ, ठीक है, ये इसका है ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुई, रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज RE। इस पूरी अर्थ का मास मैं ME से करूं। अब यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास है हैविंग M, वो नीचे टुवर्ड्स अर्थ की तरफ फोर्स लगा रही है, दैट विल बी mg। ये वही है जो डाउनवर्ड फोर्स मेरा क्या होता है, वेट होता है, वेट की वजह से मेरा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, mg, ठीक है। तो मेरा मास ऑफ बॉडी है m और मास ऑफ अर्थ इज ME, और रेडियस ऑफ अर्थ होगी मेरी ओरिजिन से लेके सरफेस तक, वो क्या होगी, RE। तो यहाँ पे लेट m इज मास ऑफ अर्थ, m है मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है, ठीक है, और मेरा RE है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब मैं रिलेशन कैसे निकालूंगी जी और जी में, ये एक्सप्रेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सप्रेशन। अब हमें पता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r²। अब यहाँ पे m देखो, m1 क्या है, अर्थ ऑफ मास, एंड द सेकेंड वन इज m2, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करूंगी G m बाय r E², ठीक है। RE क्या है यहाँ पे, अर्थ, तो सेपरेटेड किससे है, रेडियस ऑफ अर्थ से, ठीक है। अब हमें पता है तो फोर्स क्या लगता है, फोर्स ऑन बॉडी क्या लगा, F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। जो बॉडी का अर्थ पे फोर्स लग रहा है वो mg, और जो दोनों का फोर्स है वो क्या है, Gmm बाय RE²,
ठीक है, अब देखो ये दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं, बॉडी और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो क्या ये होंगे इक्वल, तो इसलिए मैं इन्हें क्या कर दूंगी, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड जी एम एम बाय आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से एम मेरा कैंसिल आउट हुआ, तो मेरा जी क्या आया, जी एम बाय आर ई स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर, ये थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जी ये क्या है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जी क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अब देखो मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगी, मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं, वैसे हमें पता होती है, बट वो एक्चुअल में आई कैसे थी, 9.8। अब देखो मेरा मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ होता है मेरा 6 इंटू 10⁻24 kg। आर ई क्या होता है मेरा 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा, मीटर में लिया मैंने किलोमीटर से, तो अब मेरा जी क्या होगा, मैं वैल्यूज पुट करूं, कैपिटल जी की वैल्यू मेरी क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11, तो 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6.01 इंटू 10⁻24 kg अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। तो मेरे यहाँ से अगर मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ, देन आवर जी कम्स आउट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरी क्या होती है, ये मेरी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है सबसे पहले टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। इसके ये कंसेप्ट पूछते हैं पूरे। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, इनमें से कोई एक पार्ट दे देगा, 2 पार्ट दे देगा, तो मैं आपको सारे पार्ट करा देती हूँ। इसका ये केस होता है, फर्स्ट टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। वी नो दैट मेरा जी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये हेयर जी क्या है मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है मेरा, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और जी है मेरा ग्रेविटी। ठीक है, तो अब मैं मास ऑफ अर्थ कैसे निकालूंगी, अब देखो बेटा मेरा जी क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आर मेरा क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, जी मेरा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी, मास ऑफ अर्थ विल बी एम विल बी 9.8, क्योंकि देखो यहाँ से मुझे मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाय जी। तो मैं वैल्यूज पुट करूं 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 6.01 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा मास ऑफ अर्थ। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो उनमें भी ये वैल्यूज पूछी जाती है कि मास ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे ये इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक राइज होते हैं यहाँ पे इसके साथ। अब इसके सेकंड होता है टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आप इसमें क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो बेटा क्या होता है मेरा जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा जी आर स्क्वायर बाय जी, और मेरा डेंसिटी क्या होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है,
मेरा डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या आएगा m/v। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, हमें पता है अर्थ हमारी क्या है, स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3πr क्यूब। अब r आपको पता है क्या होती है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगी मेरी, तो वॉल्यूम क्या आएगी मेरी रो, वो क्या होगी, मास क्या है g(r²/g), और मेरी वॉल्यूम क्या है 4/3πr की क्यूब। ये इससे कटा, क्या बचा, सिर्फ r, तो ये क्या आ जाएगी 3g/4πrg। ठीक है, तो मैं इसमें जब वैल्यूज पुट करूंगी 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू में 22 इंटू 7 r 6.4 इंटू 10⁶ और g 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मैंने जब सारी वैल्यूज पुट करी तो मेरी वैल्यू क्या आई, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरी जो डेंसिटी आती है अर्थ की आती है 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। ठीक है, तो ये मेरी क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी राइज हो जाता है, बट एज आपके पास ज्योग्राफी है नहीं अभी 11th क्लास में, तो ये क्या होता है, ये हमारी डेंसिटी होती है अर्थ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है आपके ट्रिपल के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो रो क्या होता है 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। अब इसके बाद आते हैं बेटा वेरिएशंस। इसके बाद आती है वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस कैसे होती है, अब मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज होती है कि एक पर्टिकुलर इसमें वेरिएशंस, जैसे पर्टिकुलर हाइट पे, सरफेस पे या डेप्थ में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह 9.8 होती है या ये डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, अब देखो सबसे पहले मैं करती हूँ इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट। अब देखते हैं कि हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप इसे नोट डाउन करिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हाइट से होने से हमारी ग्रेविटी पे फर्क क्या पड़ता है। अब देखो बेटा, ये कोई भी यहां से लेकर r है, कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर हाइट पे, ये क्या है h, सरफेस से लेके मेरी क्या है जो हाइट है वो h है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगी मेरी a o, इस पॉइंट पे मेरी ग्रेविटी z'। तो मुझे ये z' देखने की क्या ये ग्रेटर है g के या ये लेस देन है g के या ये इक्वल सी होती है g के, कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हाइट पे जाने के बाद। तो ये कैसे करेंगे हम, अब देखो वी नो दैट g इज इक्वल्स टू gm/r²। ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, सरफेस पे मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल्स टू gm/r²। ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट। एट अ हाइट h, मेरी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी अर्थ के और जो मेरे जो भी मास बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी r प्लस h। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी डिस्टेंस। तो मेरे यहाँ पे अगर मैं इसे पुट करूंगी तो मेरी g की वैल्यू क्या आ जाएगी, gm/r प्लस h²। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हुई। अब देखो ये मेरी g' की वैल्यू आई। अब अगर मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगी g' विल बी gm/r प्लस h², और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई r² gm, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। देन g' विल बी r² r प्लस h²।
अगर मैं नीचे वाले टर्म से आर स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ देन व्हाट विल बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ देन जी डैश बाय जी विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगी बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या होती है? बाइनोमियल थ्योरम। अगर मेरा कोई भी आता है 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन तो वो हो जाता है 1 प्लस एन रेस्ट पावर एक्स, और अगर मेरा आता है 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस एन पावर होती है तो वो क्या हो जाती है 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, अगर मेरा कोई भी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन तो वो जाती है 1 प्लस एन एक्स, और होती है अगर 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस एन तो वो क्या हो जाती है 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, अब देखो कैन आई राइट इट जी डैश अपॉन जी विल बी, ये मैं ऊपर लेके जाऊं तो 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर रेस्ट पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर n क्या है -2, तो क्या मैं इसे अंदर लेके आऊं? तो यहां से देखो बेटा जी डैश बाय जी विल बी 1 माइनस 2 एच बाय आर, जी डैश देखो जी 1 माइनस 2 एच बाय आर, तो जी डैश की वैल्यू मेरी क्या आती है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच आर। ठीक है, तो अब देखो बेटा अब जब मेरे कोई भी जी डैश की वैल्यू है इसके साथ मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी 2 एच बाय आर, तो देखो जी डैश में से इज इक्वल टू मैं जी कर रही हूँ तभी वो हो रहा है जब अगर मैं जी में से कोई वैल्यू माइनस कर रही हूँ, इट मीन्स उसमें से कोई वैल्यू कम कर रही हूँ तब वो उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकती हूँ एज दिस शोज acceleration due to gravity decrease on increasing altitude। ठीक है, अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करूं बेटा तो ये क्या होगी कोई और ज्यादा बड़ी टर्म इसमें से माइनस होएगी। ठीक है, तो और ज्यादा माइनस होएगी तो जी डैश क्या होगा और ज्यादा डिक्रीज। ठीक है, तो जितनी मैं हाइट इंक्रीज करती जाऊंगी मेरी जी डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मेरी हाइट इंक्रीज होती जाती है तो मेरे ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अगर आपका एग्जाम है बोर्ड में और वरना बोर्ड में एग्जाम है तो ये आपसे एक्सप्रेशन सॉल्व कराएंगे, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके साथ एक छोटा सा और कंसेप्ट है। अब देखो परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाता है इसमें कि परसेंटेज डिक्रीज कितना होता है इसमें। ठीक है, तो ये यहां से देखो जी डैश माइनस जी मैं अगर करती हूं जी, अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं जी इज इक्वल्स टू देखो ये मेरी इक्वेशन है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी 2 एच बाय आर। ठीक है, तो यहां से मैं जी माइनस जी डैश करूंगी तो क्या आएगा 2g एच बाय आर। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है बेटा परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज क्या आता था मेरा जो डिफरेंस है एक्चुअल और अपेरेंट वैल्यू के बीच में डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, तो मेरा ये क्या होगा एक्चुअल वैल्यू है मेरी ये और अपेरेंट वैल्यू है मेरी ये किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, और एक्चुअल वैल्यू मेरी क्या थी दिस, तो देन माय परसेंटेज डिक्रीज विल बी मोड ऑफ जी माइनस जी डैश अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज एरर किया, तो दिस इज अ परसेंटेज एरर। तो जी डैश जी माइनस जी डैश क्या था मेरा 2g h बाय आर एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या थी g मल्टीप्लाई बाय आर, सॉरी 100%। तो g से g मेरा कैंसिल आउट हुआ, तो कितनी परसेंट से जो मेरा डिक्रीज होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट पर वो होता है मेरा h 2h अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो ये क्या होता है मेरा परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट।
ठीक है। किसी एक हाइट की वजह से जो मेरा डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, वो क्या होता है 2h/r मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब इसके लिए एक अलग कंसेप्ट आता है, वो होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने किया था हाइट के लिए। अब पूछा जाता है किसी भी डेप्थ पे जाने पे, तो सेकंड केसेस में अराइज होता है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है। तो अब देखो ये क्या है बेटा, ये है मेरी अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा आ जाता है अर्थ के अंदर, ठीक है, ये कोई अर्थ के अंदर जाता है, इसे आप बड़ा करके देखिए, ये कोई भी मेरी अर्थ है, ठीक है, ये कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, तो उस पर मैं देखना चाहती हूँ कि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा। ठीक है। तो ये मेरा कोई भी है, ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लिया यहाँ तक। ठीक है। ये है मेरी रेडियस आर। ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने वो यहाँ पे लिया। ठीक है। कोई भी वो मास ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस किस डेप्थ तक मैंने लिया, वो डी तक। तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी बेटा, किसी भी वो एक डेप्थ तक लिया हमने, डी मीटर तक हमने वो लिया, डी किलोमीटर तक। ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या बच जाएगी, आर माइनस डी। ठीक है। तो अब देखो हेयर डी इज डेप्थ। ठीक है, कि इतने किलोमीटर तक वो अर्थ के अंदर है मेरा ऑब्जेक्ट, और आर क्या है मेरी रेडियस ऑफ अर्थ। और अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और अर्थ के ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस ली जाती है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ विल बी आर माइनस डी। ठीक है। तो अब मैं इसके लिए कैसे निकालूंगी, अब देखो ये है मेरा एट अ सरफेस, हमें पता है मेरी जी की वैल्यू क्या होती है एट अ सरफेस पे, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये मेरी क्या होती है जी की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है जी डैश, वो क्या होता है किसी भी एक हाइट, एक किसी डेप्थ पे, तो ये क्या होगा जी मास ऑफ अर्थ, और मेरी जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में वो क्या है आर माइनस डी स्क्वायर। तो सिमिलर आप इसे भी कीजिए, इक्वेशन सेकंड को आप डिवाइड कीजिए। ठीक है। इक्वेशन सेकंड को आप डिवाइड करेंगे, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर माइनस डी स्क्वायर। ये होगा जी, ये क्या होगा जी एम आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप इसे देखिए, ये क्या होगा जी एम से जी एम कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। ये इक्वेशन आई मेरी थर्ड। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लेती हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है मास पर वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ से देखो मास पर वॉल्यूम मेरा होगा, तो मेरा मास क्या होगा रो वी। ठीक है। इसमें क्या होगा मास हम चेंज लेंगे, अगर इसमें मास चेंज होगा इसलिए क्योंकि बेटा कोर होती है, मेंटल होती है, ठीक है, और क्रस्ट होती है मेरी अर्थ की। ठीक है। अलग अलग मासेस हो जाते हैं उनके। अब क्या है अर्थ के डेप्थ में है, तो ये वाला कंसेप्ट अब इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि मास मेरा सेम नहीं है। अब क्या है वो डेप्थ में, तो जो मास मेरा एक हाइट पे लगा रहा था वो अब वो डेप्थ में वही मास सेम नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब मास कैसे निकालेंगे अर्थ के लिए, एक जब किसी वो क्रस्ट से नीचे कोर पे जाता है, ठीक है, जब वो अर्थ के कोर पे जाता है तो उसका मास क्या होगा। अब देखो बेटा रो क्या होता है मेरा मास पर वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा रो वी। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जी क्या होगा, वी क्या होता है मेरा, ये तो रो हुआ, वी होता है मेरा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो मास मेरा ये हुआ, तो यहाँ से मेरा जी क्या आया जी एम बाय आर स्क्वायर। इट विल बी जी रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हुआ, तो मेरी जी की वैल्यू क्या आई 4/3 पाई जी रो आर। ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आई जी के लिए।
सेम अगर मैं जी डैश के लिए वैल्यू लेती हूँ तो बेटा क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस डी। ठीक है, सेपरेटेड डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, आर माइनस डी। तो जी क्या, जी डैश विल बी 4/3 जी रो, सिमिलरली आर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी आर माइनस डी। ये अब मानो बेटा मेरी इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ इक्वेशन 5 divided by 4, then g dash by g will be 4/3 g rho r minus d divided by g की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4/3 g rho r। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो ये वाले टर्म्स कैंसिल हुई, तो ये our result comes to be r minus d divided by r। ठीक है, तो अब ये देखो अगर मैं इसमें r में से डिवाइड करती हूँ, g डैश बाय g इज इक्वल्स टू r माइनस डी बाय r, ये मेरा है। अब मैं r को अगर डिवाइड करती हूँ तो g डैश बाय g विल बी 1 माइनस डी बाय r। ठीक है, तो g डैश विल बी 1 माइनस डी बाय r मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, अब आप देखो इससे क्या हो जाएगा, ये g डैश विल बी g माइनस g डी बाई आर। सेम वही कंसेप्ट है बेटा। अब जी डैश मेरा जी के इक्वल कब हो रहा है, जब मैं उसमें से कोई वैल्यू घटा रही हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें से कोई वैल्यू लेस कर रही हूँ या घटा कर रही हूँ, तो ये क्या होगा, घटाई मैंने कोई चीज इसमें से, तो जी डैश क्या हो रहा है, जी से क्या है कम। तो ये क्या होगा, अगर मेरी डेप्थ पे किसी भी एक डेप्थ पे मेरी जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब देखो जितनी ज्यादा मेरी डी इंक्रीज होगी, इट मीन्स अगर मेरी जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है मेरा कि एज डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, of object increases, then acceleration due to gravity decreases। ठीक है, जैसे जैसे मेरी डेप्थ बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस के जितना ज्यादा अंदर होता जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, अब इसमें एक केस आता है बेटा कि सबसे पहले मेरा सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, कि मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट है वो सेंटर पे क्या होगा। अब मैंने सरफेस पे पढ़ लिया, हाइट से मैं सरफेस पे जीएम बाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज 9.8। हाइट पे भी वो 9.8 से ज्यादा कम होगा और वो डेप्थ में भी 9.8 से कम होगा। ठीक है, सरफेस पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अब केस आता है बेटा सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेंटर पे क्या होता है। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ लेते हैं वरना इसके साथ ही मर्ज करके आ जाता है। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो बेटा मेरा क्या होता है, g इज इक्वल्स टू मैंने किया अब डेप्थ में 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, अब देखो मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, डेप्थ में जाके मेरा क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू आर हो जाएगी। जितनी ज्यादा मेरा डेप्थ वहां पे रेडियस ही हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, g डैश विल बी g 1 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, तो g डैश विल बी g। तो मेरा सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे जो मेरा ग्रेविटी होता है g इज इक्वल्स टू 1 माइनस, सॉरी ये देखो बेटा, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 1, दैट इज g डैश विल g मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज g डैश विल बी 0। इट मीन्स क्या होता है, जो मेरा सेंटर पे मेरा ग्रेविटी होता है वो क्या होता है 0। अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ पे चली जाती हूँ,
दैट इज इम्पॉसिबल, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट अगर ऐसा हम कोई कर लेता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो चीज वेटलेस हो जाती है, वहां पे कोई भी ग्रेविटेशन नहीं लगता है। ठीक है, वेटलेस क्यों हो जाती है, क्योंकि वेटिंग फोर्स मेरा क्या होता है, mg। ठीक है, एज माई g इज इक्वल टू 0 देन मास विल बी 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, वेटलेस। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सेंटर ऑफ अर्थ क्या होती है, सेंटर ऑफ अर्थ होती है मेरी 0। देयरफॉर अब यहां से ये रिजल्ट आता है, देयरफॉर वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, तो मेरा वेट ऑफ बॉडी किसी भी सेंटर पे भी क्या होगा, 0। ठीक है, इसके बाद एक नोट करके लिखना बेटा, ये कई बार पूछ लेते हैं आपसे, अगर मैं इसका आपको डिक्रीजिंग फैक्टर निकलवाऊं कि डिक्रीज कितना हुआ है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाई आर, दैट इन जी माइनस जी डैश विल बी जी डी बाई आर। तो इसमें परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, जो मेरा डिक्रीजिंग फैक्टर वो कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज विल बी अपेरेंट एक्चुअल माइनस अपेरेंट अपॉन एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, जी डी बाय आर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 100। जी से जी कैंसिल आउट हुआ तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आता है मेरा, ठीक है, डी बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है मेरा परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना, तो डी बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है मेरा, जी माइनस जी डैश मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है, किसी भी जब ऐसे वैल्यूज दे देंगे जी माइनस जी डैश की, और ऐसे फिर डेप्थ भी निकलवा सकते हैं, रेडियस आपको पता है, तो जी माइनस जी डैश की अगर आपको वैल्यूज दे देते हैं तो आपसे डेप्थ निकलवा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी प्लीज। अब देखो बेटा, अब आता है मेरा इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ, थर्ड। अब ग्रेविटी पे मेरा इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ क्या पड़ता है, मेरे अर्थ के साइज से क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मेरा इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ अर्थ क्या पड़ेगा, अब देखो मुझे पता है मेरी अर्थ का साइज कुछ ऐसे होता है, ये दिखाने के लिए है सिर्फ, मतलब इतना नहीं होता है, ये क्या होता है, पोल। ये कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर। ठीक है, ऐसे क्या आते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे क्या जाते हैं, लेटीट्यूड्स। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब हमें पता है जी क्या होता है मेरा, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मेरा क्या होता है, आर ऑफ इक्वेटर में क्या होती है, आर ऑफ पोल। ठीक है, जो मेरी लेंथ होती है इक्वेटर पे क्या होती है, ज्यादा होती है पोल से। ठीक है, तो अब देखो मेरा जी क्या होगा, जी एम बाय आर ऑफ इक्वेटर स्क्वायर, और ये क्या होगा मेरा पोल पे क्या होगी, ये है मेरी जीई, ये क्या होगी जी पी। ठीक है, तो ये क्या होगी, जी एम बाय आर ऑफ पोल स्क्वायर। ठीक है, अब एज वी नो आर ऑफ पोल मेरा क्या होता है, वो होता है लेस देन होता है आर ऑफ इक्वेटर। अगर ये वैल्यू मेरी लेस है तो मेरा जो ग्रेविटी होगी पोल पे वो क्या होगी, ज्यादा, तो इसलिए क्या होगा, जीपी ग्रेटर देन जीई। ठीक है, तो अगर हम पोल पे जाते हैं तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा फील होगी, और अगर हम इक्वेटर पे जाते हैं तो वहां पे हमें एज कंपैरिजन टू पोल बहुत ज्यादा कम फील होगी। ठीक है, वो क्यों होगी, क्योंकि जो मेरी आर ऑफ पोल होती है वो क्या होती है, कम होती है आर ऑफ इक्वेटर से। ठीक है, ये हमारी अर्थ के शेप की वजह से होता है, क्योंकि हमारी कुछ अर्थ ऐसे होती है जो पोल से हल्की सी अंदर होती है और इक्वेटर पे वो बाहर एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो मेरी ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा फील होगी पोल पे, और इक्वेटोरियल पे क्या होगी, कम।
ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हम न्यू कंसेप्ट करेंगे ग्रेविटेशन की। थैंक यू सो मच।